is Rahman and I welcome you to our IC classes of English language. Today we are going to learn how we can synthesize the sentences by using preposition plus gerund and by using preposition plus noun. Previous lecture में आपने सीखा था कि पार्टिसिपल्स का यूज करके कैसे सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं और किस तरह से उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आज सिंथेसिस में आगे बढ़ते हुए हमारा ये टॉपिक रहेगा कि प्रेपोजिशन के साथ आप जेरेंड का कैसे यूज करें। डियर लर्नर्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बिना ट्यूशन के हमारे इस चैनल के थ्रू अपना सारा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आइए इस पार्ट थर्ड में आज हम सीखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन के साथ हम जेरेंड का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वर्ड जेरेंड है वह अपने आप में क्या है। और जेरेंड के साथ अक्सर हमारा कन्फ्यूज़न रहता है पार्टिसिपल का। जो वर्ड पार्टिसिपल है, ये वर्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। ये हमने बहुत डिटेल के साथ पार्टिसिपल की वीडियो में लेक्चर में आपको समझाया था और इस वीडियो को हम आई बटन में आपको देंगे, आप वहां से इसको देख और समझ सकते हैं। तो ये काम करता है एडजेक्टिव का, जबकि जो आपका जेरेंड है ये काम करता है आपका किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन का। जेरेंड की जो अपनी फॉर्म होती है वह होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर जब ये नाउन की तरह काम करता है। इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब नाउन की तरह काम करे तो ये जेरेंड कहलाता है। और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आपका किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने में एडजेक्टिव का काम करे तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। हालांकि पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में कई तरह से भी यूज किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने में। तो पार्टिसिपल हम इसमें बताएंगे, जब आप इस वीडियो को देखें तो लास्ट तक देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप नाउन और एडजेक्टिव में यानी जेरेंड में और पार्टिसिपल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे कंफ्यूजन से बचेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पार्टिसिपल का एक रूल यूज करेंगे जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है। उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल में हमने पढ़ाया था आपको क्विक एक्शन के थ्रू। अगर आपने पार्टिसिपल की जो वीडियो पूरी देखी है तो बहुत अच्छा किया है, और अगर नहीं देखी तो आप डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हैं। क्विक एक्शन नाम का एक रूल हमने आपको बताया था। क्विक एक्शन में क्या होता है कि एक एक्शन के पूरा होते ही जस्ट आफ्टर इट दूसरा एक्शन हैपन हो जाता है। टीचर को देखते ही सभी स्टूडेंट्स क्लास में खड़े हो गए, तो जैसे ही टीचर आएंगे ऑन द अदर सेकंड सभी स्टूडेंट्स स्टैंड अप पोजीशन में चले जाएंगे। तो इसको हम क्विक एक्शन कहते हैं। और हम क्या करने वाले हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को ऐड करना, कंबाइन करना या जोड़ना। और ये जोड़ना जो है आपका सिंपल सेंटेंसेस में होगा। और इसका रूल जैसे कि आप जानते हैं इस मेथड से हम करने वाले हैं। प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड और प्रीपोजिशन प्लस नाउन को पार्टिसिपल के थ्रू सीखना ज़्यादा आसान है। तो आइए सबसे पहले हम पार्टिसिपल के थ्रू एक एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है क्या, ही सो द टीचर, ही स्टूड अप। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही टीचर को देखा गया ही तुरंत खड़ा हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसके अंदर ये होती है कि दोनों हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वे सब्जेक्ट्स मैच कर रहे हों और यहाँ पर सब्जेक्ट्स मैच कर भी रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एक्शन हुआ उसमें आईएनजी लगा देते हैं। सीइंग द टीचर, ही स्टूड अप। Seeing the teacher, he stood up। तो
हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देते हैं जो आपका फर्स्ट एक्शन हुआ है, और जो सेकंड है वो एज इट इज रहता है। तो पहली कंडीशन कि दोनों के सब्जेक्ट्स एक जैसे होने चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकते हैं। टेंस की कोई कंडीशन नहीं है कि पास्ट ही होना जरूरी है। तो जो फर्स्ट एक्शन हुआ उसमें आपने आईएनजी लगा देना है। तो इस क्विक एक्शन को आप क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये और इससे साथ साथ एक चीज और आपको बता दें कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने का एक मीनिंग होता है कि आपको एक वर्ब रखनी होती है। आपसे कहा जाता है कि कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड एंड प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपको दो सेंटेंसेस दे रखे हैं तो इन दो सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे कि सिंपल बनाने के लिए केवल एक वर्ब होनी जरूरी है। तो अब इस दूसरी वर्ब को क्या करें? तो इस वर्ब को हमने एडजेक्टिव में बदल दिया, यानी अब ये वर्ब नहीं रही, इसके अंदर केवल एक ही वर्ब हमने छोड़ी है और एक वर्ब को हमने एडजेक्टिव कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल में सिंथेसाइज हो गया। तो अब हमें सिंपल से इजीली ट्रांजिशन करना है प्रीपोजिशन प्लस नाउन में या प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड में। तो हमने बताया कि ये जो जेरेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करती है तो इट मींस जेरेंड अपने आप में नाउन भी है। तो आप जब क्विक एक्शन होता है तो इस आईएनजी से पहले अगर ऑन लगा दें तो यानी ये ऑन सीइंग जो होगा ये ऑन सीइंग प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड के थ्रू क्विक एक्शन में सिंथेसाइज करना है तो हमें ऑन के साथ आईएनजी यूज करना होगा। ऑन के साथ आईएनजी लगाना ये बताता है कि एक वर्ब के फिनिश होते ही ऑन द अदर सेकंड दूसरा वर्ब हैपन हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑन सीइंग द टीचर ही स्टूड अप। तो पहला रूल हुआ कि हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वही सेम सेंटेंस पार्टिसिपल में भी बन सकता है और वही सेम सेंटेंस किसमें? प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड में भी बन सकता है। एग्जामिनेशन में आपसे केवल सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज करने के लिए कहा जाता है, तो चाहे आप पार्टिसिपल बना दें चाहे आप ऑन के साथ आईएनजी लगा दें। तो ऑन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना आपका प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड की कैटेगरी में चला जाएगा। फाइनली द मेन थिंग टू से इज कि क्विक एक्शन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले ऑन लगाते हैं। और किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। जेरेंड अपने आप में जो है नाउन है, तो ऑन के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर आईएनजी आया तो ये प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद दूसरे प्रीपोजिशंस और कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में हम पार्टिसिपल का एक रूप और लेते हैं और हम उसको कहते हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको याद होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हम क्या क्या करते थे? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हम क्या करते थे कि आपके टू एक्शंस होते हैं और पहले के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे कि he got educated, उसने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, और दूसरा आ गया he earned a lot of money, he earned a lot of money। तो शिक्षा ग्रहण करना और पैसा कमाना एकदम क्विकली नहीं हो सकता। पहले आप एजुकेशन लेते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद आप अच्छे से अर्निंग करते हैं। तो दोनों जो बातें हैं दोनों के बीच के अंदर क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, और जब दो एक्शंस के बीच में टाइम लगता है तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और हमने आपको बताया था कि जब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे करते हैं? जो आपका फर्स्ट एक्शन है और सब्जेक्ट्स आपके मैच कर रहे हो तो आप क्या करते हैं? हैविंग लगाते हैं, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आप लगाते ही हैं। हैविंग गॉट एजुकेटेड, और यहाँ पर आपने क्या किया? कॉमा यूज किया, एच को स्मॉल बनाया और ये सेकंड सेंटेंस पूरा इस सेंटेंस के पार्ट के रूप में कॉपी कर दिया।
he earned a lot of money. Okay, he earned having got educated, he earned a lot of money. तो यहाँ पर having का मतलब हुआ कि एक काम होने के बाद आपने दूसरा किया है। अब हम इसी सेंटेंस को किस तरह से लिख सकते हैं? इसी सेंटेंस को हम अब प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड में लिखेंगे। क्या करेंगे? हैविंग का मतलब होता है करने के बाद, जिसमें टाइम लगा। तो जब एक एक्शन करने के बाद दूसरे एक्शन के परफॉर्मेंस में टाइम रिक्वायर्ड होता है तो आप प्रेपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं, और जिसको आपने थर्ड फॉर्म की तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर लगाया था आप उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड, इसका गेटिंग के बाद के वर्ड से कोई मतलब नहीं है। गेटिंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, यहाँ डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियोस में हम बताएंगे कि गेटिंग के बाद एजुकेटेड या थर्ड फॉर्म ही क्यों लगती है। आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड, और ये जो आपका पूरा सेंटेंस है ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ये एज इट इज रहेगा, यानी बाद के सेंटेंस बाद के पार्ट में कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ये हमारा एक जो है सेकंड रूल हुआ आज का इस टॉपिक पर कि प्रेपोजिशन के बाद यानी आफ्टर के बाद आप आईएनजी का यूज करते हैं, यानी प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड। तो जो डिलेड एक्शन होता है, ओके, जिसमें देरी होती है, तो आप उसमें आफ्टर के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा क्विक एक्शन में ऑन प्लस आईएनजी, और जो डिलेड एक्शन है उसमें आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ आफ्टर यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी और प्रेपोजिशंस हैं, आइए देखते हैं उनको अगले एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हम आपको दो सेंटेंसेस देंगे जिसको आप यहाँ पर कंबाइन करेंगे। वह सेंटेंस क्या है? इस एग्जाम्पल नंबर 3 में आप यहाँ पर देखेंगे कि he worked hard, he passed। अब जब हम कहते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज कीजिए या इनको कंबाइन कीजिए, तो एकदम से हमें याद आता है कि हम आफ्टर प्लस आईएनजी लगाएं और एकदम बना लेंगे। देखिए, आफ्टर प्लस आईएनजी हम कब लगाते हैं? आफ्टर प्लस आईएनजी हम जब लगाते हैं जब एक वर्क करने के बाद हम दूसरा वर्क खुद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारी खरीदारी करने के बाद हमने सभी सामान को लिस्ट से मैच किया। तो खरीदारी करना और सामान को लिस्ट से मैच करना दोनों एक ही इंसान के काम हैं। लेकिन आप यहाँ पर जरा गौर करें, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। तो वर्क करना किसी इंसान का काम हो सकता है, लेकिन पास होना एक रिजल्ट है। कोई पर्सन जो वर्क हार्ड कर रहा है वो पास होने का काम नहीं कर सकता। आप आई थिंक समझ रहे होंगे, पास होना एक रिजल्ट है, इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्क हार्ड करना ही का वर्क है, लेकिन पास होना रिजल्ट है, जो ही जाकर नहीं कर सकता कि भाई मैं पास होने का एक नया काम कर रहा हूँ। आपने कपड़े भिगोए और धोकर सुखा दिए, तो भिगोएंगे भी आप, धोएंगे भी आप, सुखाएंगे भी आप, यानी तीनों एक्शंस आपने किए। लेकिन पास होना इन इटसेल्फ ही का एक्शन नहीं है, वो रिजल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आफ्टर नहीं लगाते, बल्कि आपको बनाना होगा बाय का यूज करके, बाय वर्किंग हार्ड ही पास्ड। तो ये सेंस आपको यूज करना है वेरियस पास्ट, वेरियस प्रेपोजिशंस के सेंस में। तो दोबारा के सेंस में जब आपका रिजल्ट आए तो आप बाय लगाते हैं, आफ्टर या ऑन नहीं लगाते। तो इससे हमें ये पता चला कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशंस का हम यूज करते हैं। तो आइए इस तरह के सारे प्रेपोजिशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सारी तो बहुत सारी होती हैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने प्रीपोजिशंस के कई टाइप हैं। सिंपल प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जब प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा वर्ड्स में आती है, जैसे इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो एक से ज़्यादा वर्ड्स में आने वाले प्रीपोजिशंस को आप
फ्रेजल प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो ये और इनसे ज़्यादा और भी हो सकती हैं। जब हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स में इनको समझ लेते हैं तो दूसरे प्रीपोजिशन को यूज़ करना और ये आइडिया लेना कि ये वाली प्रीपोजिशन यूज़फुल होगी आपको आसान हो जाता है। तो आइए इनको समझ लेते हैं कि इनके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो विद के साथ आप जेरेड यूज़ कर सकते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में, या कोई नाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि नाउन कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर नाउन से मतलब जैसे कि हमारी वर्ब है डाइड, लेकिन डाइड का जो नाउन होता है वो होता है डेथ। इसी तरह से जन्म लेने की थर्ड फॉर्म है बोर्न, और बोर्न का जो नाउन होता है वो होता है बर्थ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हम नाउन बोल रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ जो नाउन आता है उसको हम जेरेंड बोल रहे हैं। हाउएवर दोनों ही नाउन हैं। तो ये भी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। पहले इनका हम यूज मीनिंग समझ लेते हैं। विद से इन केस ऑफ की दशा में, आप चाहें तो इनकी हिंदी लिख सकते हैं की दशा में। की दशा मतलब की सिचुएशन में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा या से अलग। तो ये होता है एडिशनल सेंस में, कुछ बढ़ाने के सेंस में। एंड के सेंस में इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद या के होने पर भी। के होने पर भी, के होने पर भी या के बावजूद। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। ऐसे ही बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से या के कारण या के होने पर। अगर के कारण का मतलब के होने पर लगता है तो आप कर सकते हैं इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब है की खातिर, की खातिर या के लिए। जैसे कि हम कहें देश की खातिर उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो वहां पर आएगा फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। तो फॉर द सेक ऑफ तो हो गया आपका प्रीपोजिशन का फ्रेज, और हिज कंट्री हो गया नाउन। तो फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री आप यूज करेंगे। बाय द्वारा के सेंस में आता है, आपको ये मालूम ही है। बिफोर जो है पहले के सेंस में आता है, जिस तरह से हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में आफ्टर यूज किया था। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स में पहले एक्शन के लिए आप बिफोर के साथ आईएनजी या नाउन यूज कर सकते हैं, और आफ्टर का मतलब है बाद, जो कि आपने परफेक्ट पार्टिसिपल वाले केस में सीख लिया है। अब कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे जिनमें इन प्रीपोजिशन में हम जेरेंड के साथ आपको नाउन का भी यूज अभी दिखाने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे आप। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। इन सेंटेंसेस को हम सिंथेसाइज करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के साथ जेरेंड और नाउन दोनों वेज में। आइए समझते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप समझ लें कि अगर मान लीजिए आपका एक वर्ड है अराइव्ड। अराइव्ड क्या है? वर्ब है। इसका नाउन क्या होगा? अराइवल। ओके, तो ये वर्ब है, ये नाउन हुआ। तो हम अराइवल को आफ्टर के बाद यूज कर सकते हैं, अराइविंग को भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो फेल्ड को नाउन बनाएंगे तो फेलियर बनेगा, और वर्ब बनाएंगे तो फेलिंग बनेगा। तो कई बार फेलिंग सूटेबल नहीं होता, फेलियर सूटेबल होता है। तो ये आपको धीमे धीमे करके सीखते सीखते आपको जज करना आ जाएगा कि मेरे को वर्ब का जेरेंड बनाना सूटेबल होगा कॉम्पैरेटिवली, या नाउन बनाना होगा। तो आइए सीखते हैं एक लेवल तक कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं। शी हर्ड अ बैड न्यूज, शी कुड नॉट स्लीप। तो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर एक एग्जाम्पल आता है कि आप लगा देंगे कि आफ्टर हियरिंग अ बैड न्यूज, तो यहाँ पर फिर वही चीज आएगी। भाई कुड नॉट स्लीप कोई एक्शन नहीं है, उसका रिजल्ट है, रिजल्ट में बाय लगाते हैं, लेकिन यहाँ बाय भी सूटेबल नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर अ बैड न्यूज शी कुड नॉट स्लीप। तो यहां पर आफ्टर क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ, और अ बैड न्यूज नाउन हुआ। तो
ये क्या होगा, आफ्टर अ बैड न्यूज शी कुड नॉट स्लीप। तो यहाँ पर आफ्टर को हमने एज अ प्रेपोजिशन और बैड न्यूज को हमने यहाँ से ले लिया और हमने वर्ब को हटा दिया, तो ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो गया। इस एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, द सन रोज हिज जर्नी वॉज नॉट एंडेड। अभी जो वर्ड एंड है ये नाउन भी एंड है और वर्ब भी एंड है। नाउन होता है एंड, एंडेड, एंडेड और वर्ब होता है एंड, एंडेड, एंडेड और नाउन होता है एंड। तो इस एंडेड को अगर हम द एंड की तरह से यूज कर लें तो आपका नाउन बन जाएगा। तो आप कहेंगे द सन रोज, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये सारे मॉडिफिकेशंस और ऑल्टरेशन या जो भी चेंजेस हैं ये सेंटेंस के बिगिनिंग में ही होने हैं, नहीं, ये एंडिंग में भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में द सन रोज और जर्नी उसकी पूरी नहीं हुई, यानी सूरज पहले ही छिप गया। बिफोर द एंड ऑफ ई जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ ई जर्नी। और आप ये मानिए कि एग्जाम्पल बोर्ड में कई बार आया है, ऑफ ए जर्नी। तो यहाँ पर हमने द लगा करके एंड को नाउन बना दिया, तो ये रूल हो गया हमारा प्रेपोजिशन प्लस आपका नाउन, और फिर एक प्रेपोजिशन और फिर दूसरा नाउन। तो इस तरह से प्रेपोजिशन प्लस नाउन का आपने यहाँ पर यूज कर लिया है। यहाँ पर आप प्रेपोजिशन प्लस जेरेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ बुक। तो आप अगर क्विक एक्शन दिखाएंगे तो ऑन बाइंग कर सकते हैं, डिलेड एक्शन दिखाएंगे तो आफ्टर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ सूट नहीं करेंगे। तो आपको जज करना भी सीखना है कि सूट कैसे करते हैं। तो आप इसमें अगर एंड लगाते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कि उन्होंने एक पेन खरीदा और उन्होंने एक किताब खरीदी, तो एक आपका प्रेपोजिशन होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है कि एडिशन में, एडिशनली कुछ खरीदना। तो बिसाइड्स, अगर आप एस नहीं लगाते हैं और आपकी प्रेपोजिशन बिसाइड होती है तो उसका मतलब होता है बराबर में। जिसमें एस एक्स्ट्रा होता है उसका मतलब होता है एडिशनल, यानी बिसाइड्स के बाद इसमें बाइंग लगा दीजिए, बिसाइड्स बाइंग अ पेन। तो इसको चूंकि आप सिंपल बना रहे हैं तो इस वर्ड को तो आपने क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया, और यहां से कॉमा लगा करके इस सेंटेंस को आपने पूरा कॉपी कर दिया। अब ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, अब ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा, और ये जो सेंटेंस हुआ करता था अब इस सेंटेंस का आपका पार्ट बन गया जिसमें अपनी मेन वर्ड दिखाई गई है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, बिसाइड्स बाइंग अ पेन ही बॉट अ बुक। तो ये आपने एग्जाम्पल सीखे। इन एग्जाम्पल्स के बेस पर बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ आप नाउन और जिनके साथ आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं, और धीमे धीमे आपको ये भी सीखना होगा कि कहाँ पर जेरेंड का यूज करना बेटर होगा और कहाँ पर आपको नाउन ही यूज करना है, जैसे कि हमने फेलियर और फेलिंग वाला एग्जाम्पल दिया था। इस सीरीज को आगे चलते रहने के लिए और सिंथेसिस वाला जो आपका पूरा चैप्टर है इसको पूरा करने के लिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और जो डिफरेंट प्रेपोजिशंस के साथ जो वर्ड्स हैं आप अपना इंटरेक्शन बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशन और अपने क्वेश्चंस लगातार लिखते रहें। उनके सॉल्यूशंस हम आपको लगातार देने की कोशिश करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी और प्रेपोजिशंस हो सकती हैं और कैसे किसी वर्ब को नाउन में बदला जा सकता है। जब हमें दो सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं तो एक वर्ब हम एज इट इज मेंटेन रखते हैं, दूसरी वर्ब को हमें नाउन में बदलना अगर हो तो कैसे बदलते हैं, ये हम इस सिंथेसिस बाय यूजिंग प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड के नेक्स्ट पार्ट में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो बने रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, और अपना सिलेबस पूरा कीजिए, सारे अपने डाउट्स दूर कीजिए, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।